यहाँ पे एक रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ओके, देखिए आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी तक हम लोग पार्ट में पढ़ रहे थे कि कौन से टूल्स यूज करते हैं, कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं, कौन से टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। अब हम व्हाट इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, वेहिकल डीएनए क्या होता है, पैसेंजर डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, तमाम ये पार्ट में पढ़ रहे थे। अब हम वो स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कैसे हम किसी भी प्लांट को मॉडिफाइड करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाइड करते हैं। यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है? इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ द जीन या मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए। तो कैसे करते हैं स्टेप वाइज हम, तो कौन कौन सा मेथड हम फॉलो करते हैं। तो अगर टोटलिटी में बात करोगे तो वी आर द जनरली फॉलो द 7 स्टेप्स, फॉलोइंग 7 स्टेप्स आर द फॉलोड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट, सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, जो यूजफुल डीएनए है जिनके बारे में हमको क्या करना है, जिनको इंसर्ट करना है कहीं, जो हमारे लिए काम का जीन है जिसको, तो उसको आइडेंटिफाइड करेंगे कि वाकई वह जीन उसके लिए जिम्मेदार है उस प्रोडक्ट के लिए। या सपोज दैट कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी है, तो उस जीन को आइडेंटिफाई तो करिए जिस प्लांट में पाया जा रहा है कौन सा पोर्शन डीएनए का है। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है आइडेंटिफिकेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द यूजफुल डीएनए। ठीक, उसको आइडेंटिफाइड करेंगे और द सेलेक्ट करेंगे, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अब आइडेंटिफाइड हो गया तो आइडेंटिफाइड करने से तो काम बनेगा नहीं, उसको वहां से क्या करिए, आइसोलेट करिए, निकालिए, जहां पे ट्रांसफर करना है। तो हम 2 स्टेप यहाँ करते हैं, या तो आइडेंटिफाई कर दिए, सिलेक्शन हो गया, तो हम उसके पूरे सीक्वेंसिंग को पता कर लेंगे। तो सीक्वेंसिंग को पता कर लेंगे तो क्योंकि हमको आर्टिफिशियल डीएनए की सिंथेसिस मालूम है, लैब में हरगोविंद खुराना साहब ने खोद दिया है, तो उससे क्या करेंगे हम, या तो लैब में सिंथेसाइज कर दें वैसा ही डीएनए, या वही पर्टिकुलर डीएनए को क्या करें वहां से कट करके निकाल लें। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द आइसोलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द यूजफुल जीन और डीएनए। क्लियर? यूजफुल जीन का सिंथेसिस करें या जो पहचाने हैं उसको आइसोलेट करें। ओके, तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अब इस जो यूजफुल डीएनए को हमने आइसोलेट या सिंथेसाइज किया है उसको कहीं हमको इंसर्ट तो करना है किसी न किसी प्लांट में। हमको जहां वो प्रोडक्ट लेना है वो प्लांट हो सकता है, इट में बी द प्रोकैरियोट्स, इट में बी द यूकैरियोट्स, इट में बी द एनिमल्स और इट में बी द प्लांट। तो वहां हम क्या करें, उसको इंसर्ट करें, वहां पहुंचाएं। तो इंसर्ट पहुंचाएंगे कैसे, ये बीच का रास्ता कैसे तय करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक व्हीकल की तलाश होती है, एक ऐसे डीएनए की तलाश होती है जिसके साथ इसको जोड़ के हम क्या करें, उस प्लेस तक ट्रांसफर करें। तो थर्ड स्टेप होता है दैट इज द अटैचमेंट ऑफ द पैसेंजर डीएनए विद द व्हीकल डीएनए। जो जिस सवारी से वहां पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड द व्हीकल डीएनए। तो दैट इज अटैचमेंट ऑफ द यूजफुल और पैसेंजर डीएनए with the vehicle DNA. This DNA is called as the recombinant DNA. इसी को क्या कहते हैं हम, recombinant DNA. That is called as the recombinant. Recombinant मतलब अलग तरह का, recombine. तो recombine है ही है, एक यूजफुल डीएनए है और एक वेहिकल डीएनए, बदल गया ना, यूजफुल डीएनए एक अलग से आ गया, तो दैट डीएनए इज कॉल्ड एज द recombinant DNA. अब ये तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, जीन क्लोनिंग। अब इतनी मेहनत से हमने इसको बनाया, पैसेंजर डीएनए को आइसोलेट किया, सिंथेसाइज किया, तो ये कहीं से काम तो चलेगा नहीं हमारा। इसको क्या करें, किसी एक सुटेबल प्रोटोप्लास्ट में या सुटेबल प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंसर्ट करके के इसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, यानी जीन क्लोनिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द जीन क्लोनिंग और डीएनए क्लोनिंग इन द सुटेबल प्रोटोप्लास्ट। अब ये जब काम हो जाएगा तो हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे,
सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस प्रोटोप्लास्ट को जो बनाए हैं हमने, जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला है, इसको किसी दूसरे प्लांट के सेल से जो विदाउट न्यूक्लियस हो, क्या हो, विदाउट न्यूक्लियस हो, उसके साथ क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने की प्रोसेस क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब उससे जो सेल्स हुआ उसमें पूरी तरह से क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे डिवीजन के लिए। तब वो एक सेल हमको मिल गई। अब उस सेल को क्या करेंगे, अगर वो प्लांट का कंडीशन है तो प्रोटोप्लास्ट को, एक ही सेल को क्या करते हैं, किसी कल्चर मीडियम में डाल देते हैं और डिवाइड एंड रीडिवाइड करने देते हैं। डिवाइड एंड रीडिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द कैलस। इसी को क्या कहते हैं, कैलस। अब इस कैलस में हम ऑक्जीन राइजोजीन के डिफरेंट कंसंट्रेशन दे के क्या करेंगे, एक बार रूट फॉर्मेशन कर लेंगे, एक बार स्टेम फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस तरह से नया प्लांट प्राप्त कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लास्ट कल्चर, टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर। अब ये तीन टर्म है। अगर प्रोटोप्लास्ट से कल्चर किए तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर, अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल से कल्चर किए दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर, या किसी एक पर्टिकुलर सेल से कल्चर किए, यानी सेल विदाउट विथ सेल वॉल। सेल की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे होल सेल की बात करेंगे। अब प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल, तो अगर सेल को कल्चर करेंगे तो उसे सेल कल्चर कहेंगे। कई बार पालन से कल्चर करते हैं, पालन ग्रेन को करते हैं एंथर कल्चर, ओवरी से करते हैं ओवरी कल्चर, एंटीपोडल से एंटीपोडल सेल डिवाइड करके नया प्लांट बना लेता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, बता चुके हैं आप लोग को एंड्रोजेनेसिस क्या होता है, गाइनोजेनेसिस क्या होता है। तो दैट आर द, इससे हम क्या करेंगे, नया प्लांट बना लिए। अब उस प्लांट को हम वेट एंड वॉच करेंगे, लगाएंगे, देखेंगे कि उसमें जिस कार्य के लिए हमने ये सब किया है वो फिनोटाइप के लिए आया कि नहीं आया। ठीक है, अब सपोज दैट आपने सीडलेस फ्रूट के लिए ये सब किया, तो फ्रूट जब आएगा उस फल में तो सीड नहीं है, एक्सपेरिमेंट इज द सक्सेस। सीड है, एक्सपेरिमेंट इज द अनसक्सेसफुल। तो ठीक है, तो दीज आर द 7 स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, isolation and synthesis of the useful gene, then formation of the recombinant DNA, fourth is the gene cloning, fifth is the somatic hybridization, sixth is the tissue culture, cell culture or the protoplast culture, or 7 is the detection of the useful DNA or gene phenotypically in the regenerated plant. तो these are the 7 step। अगर आपको ये 7 स्टेप तैयार है तो अगर पूरा डिटेल में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो एक एक को डिटेल में करेंगे। चलिए एक एक को देखते हैं भाई कैसे करते हैं। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द यूजफुल जीन और द यूजफुल डीएनए इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क। कारण क्या है, बहुत सारे डीएनए हैं आप एक सेल के अंदर में। हमारे एक सेल में इतना बड़ा डीएनए है कि पृथ्वी के 2-3 चक्कर कर लें, लगा लें, डीएनए खोल दें अगर पूरा सेल का, तो इतना लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट टास्क है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर जीन को पहचानना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सी मॉडर्न टेक्निक आ गई है जिनका यूज करते हैं, लाइक दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अल्ट्रा सर्टिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर जीन को हम आइडेंटिफाइड एंड सेलेक्ट। बहुत से टेक्निक ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। डीएनए के डिटेक्शन के लिए साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, आरएनए के डिटेक्शन के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, डिटेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का हम यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हम डिटेल नहीं बताएंगे, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इन टेक्निक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर यूजफुल डीएनए को आइडेंटिफाइड करते हैं और द सेलेक्ट करते हैं। अब आइडेंटिफाई कर लिए तो उसका सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, उसके मान लो हमने निकाल भी लिया तो उसमें कौन कौन से डीएनए न्यूक्लियोटाइड किस क्रम में अरेंज है, उनकी सीक्वेंसिंग अगर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, उसी तरह के सीक्वेंस में लैब में बना लेंगे। तो प्योरली केमिकल मेथड से, इसके लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं। वन इज द चेन टर्मिनेशन मेथड
अनदर इज द केमिकल मेथड। ऑलरेडी इस पे भी बात हो चुकी है, चेन टर्मिनेशन मेथड किसने खोजा था, केमिकल मेथड किसने खोजा था। ओके, तो आगे हम पिछली कक्षाओं में पूरा डिटेल में बात किए। सेकेंड स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, उसकी सीक्वेंसिंग भी कर लिया। अब उस यूजफुल जीन को हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम क्या करें वहां से आइसोलेट कर लें, कट करके निकाल लें, अदरवाइज या तो सिंथेसाइज कर लें। अगर सीक्वेंस मालूम हो गया तो उनको क्या करें, सिंथेसाइज कर लें। तो जो जनरली हम सिंथेसाइज को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसा टेक्निक नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट कट कर लें। कट करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डीएनए आ जाएगा, और हो सकता है कभी अर्थ का अनर्थ हो जाए। कर रहे हैं कुछ और कोई कुछ और करेक्टर डेवलप कर जाए, तो फिर बेकार हो जाएगा पूरा एक्सपेरिमेंट। तो हम कोशिश क्या करते हैं, आज की डेट में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, उनको पूरा अपने कंट्रोल में सीक्वेंसिंग करके सिंथेसाइज करते हैं। अब बहुत से प्रोडक्ट के जीन हम लोगों ने जो है सीक्वेंसिंग कर ली है, चाहे वो इंसुलिन हो, हिमिलिन हो, ये तमाम इस तरह के आजकल बनते हैं। पहले इंसुलिन क्या किया जाता था, गाय से या घोड़ों से निकाला जाता था, और वो क्या किया जाता था, और इतना कम मात्रा में इंसुलिन बनता था कि आप सोच भी नहीं सकते, आगे बताएंगे यूज में। तो उस को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया, उस इंसुलिन के जीन को आइडेंटिफाई कर लिया गया, सीक्वेंसिंग कर लिया गया, और फिर उसको किसी फंगस में किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया गया जीनोम के साथ। अब वो बैक्टीरिया क्या करने लगा, इंसुलिन बनाने लगा, इतना अधिक मात्रा में बनाने लगा। आज इंसुलिन का रेट क्या हो गया, मार्केट में बहुत डाउन है, और किसी घोड़े को दर्द भी नहीं होता, पेन भी नहीं होता है इससे करने। ठीक है, तो ये कैसे सिंथेसाइज करें लैब में इस यूजफुल डीएनए को, इट इज डन बाय द टू मेथड, वन इज कॉल्ड एज द बेक्विथ मेथड, अनदर इज कॉल्ड एज द शॉटगन मेथड। देखते हैं भाई क्या होता है बेक्विथ मेथड। दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट, टीम ऑफ द बेक्विथ लेबोरेटरी ऑफ द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एक हार्वर्ड में एक मेडिकल स्कूल है, उसके पूरा एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक आदमी का काम नहीं है, दैट इज द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक पूरी टीम उनकी, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जोनाथन बेक्विथ, डॉक्टर जोनाथन बेक्विथ। इसमें इन्होंने क्या किया, ये आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज किया, इसके लिए इन्होंने ट्रांसड्यूसिंग फेज ऐसे वायरस को यूज किया जो ट्रांसडक्शन करता है। क्या करता है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है, याद करिए, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन दैट आर टेक प्लेस बाय द वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, एक बैक्टीरिया को अटैक करता है और उसके डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में ले जाके ट्रांसफर कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन, यानी ट्रांसफर ऑफ द डीएनए या जीन टेक प्लेस बाय द विथ हेल्प ऑफ द वायरस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन। और दिस वायरस इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज या ट्रांसड्यूसिंग फेज। जो भी वायरस ट्रांसडक्शन करेगा दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसड्यूसिंग फेज। ठीक है, तो इसका इन्होंने यूज किया किसके लिए, आइसोलेशन के लिए। इस वायरस को क्या किए, किसी बैक्टीरिया से निकालने के लिए इन्होंने वायरस से अटैक कराया, और बाई चांस, ये हमेशा नहीं होता है, बाई चांस कभी जो यूजफुल प्रोडक्ट वाला जीन है उसको ये बैक्टीरिया से ले लिया। क्योंकि कट करता है तो कोई भी सेक्शन जुड़ सकता है, तो ये वही है, तीर चलाया जाए और कोई लग गया निशाने पे तो ठीक है, 1000 लगाए तो एक निशाने पे लग गया तो लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये मेथड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले सक्सेस पाई थी दैट इज द जेम्स स्पैरो, इन्हीं के शिष्य कहिए या इनके टीम के ही सदस्य थे। इन्होंने जो है बैक्टीरियोफेज से लैक जीन निकाला था सबसे पहले, जो ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज जीन के, लैक्टोज के सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, दैट इज कॉल्ड द लैक जीन। याद करिए, आपको हम वहां पढ़ाए हैं लैकोपेरान में।
तो उस जीन को इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज, μ80 एंड लेमडा फेज के माध्यम से इन्होंने आइसोलेट कर लिया। ठीक है, एक बार आइसोलेट कर लिया फिर उससे बहुत सा बना लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये पहले पर्सन थे जो क्या किए, सक्सेसफुली रहे। दैट मेथड इज कॉल्ड एज द बेक्विथ मेथड। इस मेथड के एक और ड्रॉबैक था कि ये काम क्या कर सकते हैं, केवल वायरस बैक्टीरिया पे ही कर सकते हैं, क्योंकि वायरस अटैक तो सब में करता है लेकिन ट्रांसडक्शन केवल कहाँ करता है, बैक्टीरिया में। हमारे जीन में का ट्रांसफर नहीं करता है, हमारे क्या करता है, हमारे सेल्स के अंदर जाता है, अपना डीएनए डालता है, हमारे डीएनए को नष्ट कर देगा या हमारे डीएनए से अपना काम कर लेगा, लेकिन हमारे डीएनए को कोई वो हार्म नहीं पहुंचाता है, उसको अल्टरनेशन नहीं करता, उसमें चेंज नहीं ले आता है, केवल अपना काम करा लेता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये अंतर। लेकिन बैक्टीरिया में क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक करके कभी काल बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और बैक्टीरिया के डीएनए को क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया में ले जाके ट्रांसफर कर देता है, और फिर वो पार्ट जाके बाई चांस बैक्टीरिया के डीएनए में जुड़ गया तो एक नए तरह का बैक्टीरिया हो गया, दूसरे बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया अलग। ये नेचुरली हो गया भाई कुछ। अब वो क्या लेके गया उस जीन में, वो कौन सा डीएनए का पार्ट है, कौन सा करेक्टर लेके गया, ये तो कोई मालूम है नहीं। अब उसी में कुछ ऐसा लेके चला गया, और यही देखिए बैक्टीरिया इसी के द्वारा क्या करता है, चेंज कर रहा है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, हल्का थोड़ा बहुत चेंज होता है, कोई मियोसिस वगैरह नहीं होता है उसमें। फिर भी बैक्टीरिया क्या है, आए दिन अपना रूप बदल रहे हैं। और वायरस तो पूछिए मत, एक वायरस कोरोना आया, अभी एक वैक्सीन खोजी नहीं गई, 17-18 टाइप के हो गए। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाला वायरस अलग है, वहाँ चाइना वाला अलग था, जापान वाला अलग है। तो वायरस इतना तेजी से अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, उसी तरह बैक्टीरिया भी क्या करता है, विथ हेल्प ऑफ द ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीनेटिक मेकअप को क्या करता है, चेंज करता रहता है। और आप एंटीबायोटिक खाते जाते हो, कुछ दिन के बाद वो एंटीबायोटिक क्या होता है, उस बैक्टीरिया पे कोई एक्शन नहीं कर पाता। क्यों, क्या करता है वो अपने अंदर, अपने को मॉडिफाइड, जीन को मॉडिफाइड कर लिया। तो इसकी लिमिटेशन थी, एक तो बाई चांस होता है, और प्लस इट इज ओनली टेक प्लेस इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट, यानी बैक्टीरिया में ही जहां पे वायरस अटैक करते हैं। तो दूसरा मेथड आया, दैट इज कॉल्ड एज द शॉटगन मेथड। ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज द शॉटगन क्लोनिंग। एक तरह का एक छोटा एक बंदूक है, शॉटगन क्या है, एक बंदूक है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, डीएनए को रैंडमली कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कर दिया, डाल दिया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, जहां जहां रिस्ट्रिक्शन साइट पाएगा वहां से डीएनए को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, कट कर देगा। अब उन स्मॉल फ्रेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े वाले को तो शायद न सीक्वेंसिंग कर पाए, लेकिन छोटे फ्रेगमेंट को क्या कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर लेंगे। और उसमें भी बाई चांस हमको कहीं अच्छा चीज मिल गया, द गुड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द शॉटगन मेथड। ये भी बाई चांस से होता है, बहुत से फ्रेगमेंट हुए, कौन सा फ्रेगमेंट इंसुलिन वाला है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो छोटे लेवल पे ही ये भी काम हो पाए। तो जो सेकेंड मेथड, जो थर्ड मेथड आया, दैट इज द केमिकल मेथड। ये क्या था, अभी तक जो मेथड थे ये क्या करते थे, हम नेचुरली हैं उनसे आइसोलेट करते थे। अब हम आइसोलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सेंसिटाइज करें। और सबसे पहले इस काम को किया था हरगोविंद खुराना साहब ने, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एलेनिन को ईस्ट में इन्होंने बनाया था, कि जीन को बनाया था, सिंथेसाइज किया था। इस मेथड से जो डीएनए सिंथेसाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक डीएनए। उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक, यस, डीएनए आर द सिंथेटिक डीएनए। इट कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेप। जो केमिकल मेथड होता है, दैट हैविंग द 2 स्टेप, फर्स्ट इज द केमिकल असेंबली, थर्ड इज द एंजाइम असेंबली। देखिए क्या होता है केमिकल असेंबली में, क्या करते हैं हम, अब मान लीजिए कोई सीक्वेंस मालूम हो गया हमको, ठीक है, अब उस सीक्वेंस को 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम सिंथेसाइज कर देते हैं। दैट है, क्या करते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड जोड़ते हुए एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन जो भी है जिस क्रम में है उस क्रम में क्या कर लेते हैं हम,
ज्वाइंट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारी सफलता 10 से 100, 10 न्यूक्लियोटाइड से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड तक का सीक्वेंस है, तो उसको जोड़ा जा सकता है बाय द केमिकल असेंबली। जनरली इसको किया जाता है सिलिका बेड पे, अभी बहुत हाई फाई हो जाएगा आप लोग के लिए। तो सिलिका बेड पे एक सॉलिड सपोर्ट देता है, उस पर डीएनए को क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द प्रोवाइड द सॉलिड सपोर्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। ओके, तो लेकिन इसकी क्या दिक्कत क्या थी कि एक तो सिंगल स्ट्रैंड केवल सिंथेसाइज करेगा, और दैट आर नॉट द कंप्लीट जीन, दैट आर कॉल्ड द ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, या आप कह सकते हो इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एक तरह का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पता नहीं, हो सकता है कोई इतना जीन 10 न्यूक्लियोटाइड का होगा भी कि नहीं होगा, या 100 का होगा भी कि नहीं होगा। थर्ड स्टेप हम करते हैं, दैट इज द एंजाइम असेंबली। हम क्या करते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है सिंथेसाइज हुआ है, उसको क्या करें, एंजाइम केमिकल असेंबली एंजाइम के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज से ट्रीट कर देते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड तो हम केमिकल से बना लिए। अब हमें चाहिए क्या, डबल स्ट्रैंड चाहिए भाई, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही तो क्लोन होगा, तो उसको डबल स्ट्रैंड कैसे करेंगे, विथ हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, इट्स बिकम द डबल स्ट्रैंडेड। जो इस दोनों स्टेप के द्वारा जो डीएनए प्राप्त होगा, दैट इज नोन एज द सिंथेटिक डीएनए और द एसडीएनए। ठीक है, यह भी मेथड बहुत यूजफुल नहीं था, क्योंकि इसके द्वारा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज द वेरी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, बहुत छोटा है, 10 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड वाले ही जीन हम सिंथेसाइज कर पाते हैं। इसलिए शुरू में तो काम हुआ, लेकिन दे आर नॉट मच मोर यूजफुल इन द केस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो लास्ट मेथड जो आजकल जो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव मेथड। इसके द्वारा दोनों काम हो जाता है, एक तो सिंथेसाइज भी हो जाता है लैब में, और बहुत लंबा चेन भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लॉन्ग और हाईली स्पेसिफिक बनाते हैं, एकदम स्पेसिफिक डीएनए कैन बी सिंथेसाइज। इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, एक है जीन मशीन और एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड। देखो, जीन मशीन एकदम समझो एक कंप्यूटराइज मशीन है, जिसमें हमने क्या किया, क्योंकि 4 है, आप तो जानते हो डीएनए में 4 ही न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही तो 4 है, यही तो सीक्वेंस बना के डीएनए को बनाते हैं। तो उसको हमने क्या किया, 4 टैंक में डाल दिया, एक में एडेनिन का लिख लिया, एक में रख लिया, और कुछ सॉल्वेंट रिजर्वायर में रख लिया। देखिए फिगर में दिख रहा है आपको, ये मशीन का एक प्रारूप है। ठीक है, और इसको क्या किया हमने, कंप्यूटर प्रोग्राम करके माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, और इस पंप में जो जिस न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है उसको पंप के माध्यम से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। एडेनिन जुड़ गया, फिर अगर ग्वानिन है तो ग्वानिन प्रोग्राम है तो ग्वानिन जाएगा, ग्वानिन जुड़ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसी सिलिका बेड पे जो केमिकल वाला सिंथेसाइजर में कॉलम में सिंथेसाइज होता जाएगा, और इसके द्वारा पूरी एक मशीन है। इसका बहुत डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको बता रहे हैं, इस तरह से काम करता है। इस मशीन एक तरह समझिए पूरी तरह से क्या है, जैसे अब ये समझ सकते हो, जैसे कलर मशीन होती है, फोटो स्टेट मशीन होती है, या कलर प्रिंटर होता है, तो उसमें 3 कलर होते हैं, 4 टैंक होते हैं, ब्लैक वाला होता है और 3 कलर वाले, रेड, येलो, ग्रीन, बस यही 4 कलर के टैंक होते हैं उसमें। लेकिन आपके तो बहुत से कलर आ जाते हैं, तो क्या करता है, कंप्यूटर से जो है जिस कलर को मिक्स करके वो बना के वो कलर से रख देता है, इसी तरह करता है ना। तो उसी तरह भी मशीन है, हमको 4 बेस चाहिए, जो जो चाहिए मशीन क्या करती है वही छोड़ती जाती है, और इस तरह से डीएनए बनता जाता है। दिस इज कॉल्ड द जीन मशीन। दूसरा मेथड यूज किया गया जो ज्यादा अथेंटिक था, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि रिवर्स एक बाइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं बात कर रहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड की। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, दिस एंजाइम इज द डिस्कवर्ड बाय द
टाइमिन्स एंड द बाल्टीमोर्स इन द राउस सार्कोमा वायरस। ये एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के रिवर्स काम करता है, यानी आरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए को सिंथेसाइज करता है, एमआरएनए पे डीएनए को सिंथेसाइज करता है। अभी तक हम क्या जानते थे, डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज द रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज द ट्रांसलेशन। इसी को क्या कहते हैं हम, कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉग्मा। लेकिन इन्होंने उल्टी धारा बहा दी कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज आल्सो नोन एज द टाइमिनिज्म। इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं के नाम पे, दैट इज आल्सो नोन एज द टाइमिनिज्म। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये एंजाइम भी हमारे लिए क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत वरदान साबित हुआ। अब हमारे पास मान लीजिए सपोज दैट कोई प्रोटीन मालूम है जो हमको चाहिए, बहुत से एंजाइम्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंसुलिन हार्मोन ही है, एक तरह का एंजाइम है। अब ये सिंथेसाइज हमारे बॉडी में होता है, लेकिन हमारी ग्लैंड क्या कर रही है, काम करना बंद कर दी, हमको इंसुलिन चाहिए। तो हम क्या किए, इंसुलिन को प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को मालूम किया, अमीनो एसिड के द्वारा हर अमीनो एसिड का एंटीकोडॉन होता है, उससे हम एमआरएनए का पता लगा लिए। उस एमआरएनए से हमने क्या बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया बाय द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए क्या है, एमआरएनए है, एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सेक्शन करके क्या बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। इससे जो डीएनए बना, दैट इज कॉल्ड द सी डीएनए। याद करिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में एमआरएनए भी तो है यहाँ पे, इस एमआरएनए को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे बाय द विथ हेल्प ऑफ द एक्सोन्यूक्लियेज वगैरह वगैरह के द्वारा, क्या करेंगे, हटा दिए, राइबोन्यूक्लियेज के द्वारा हटा दिए। हटाने के बाद अब इस खाली जगह पे क्या करेंगे, फिर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा डीएनए बना देंगे। तो अब डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड था अब क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड हो गया। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज, ये जो सिंगल वाला होता है इतना तेजी से बनता है कि किनारे की तरफ क्या बना लेता है, लूप बना लेता है, ये भी जुड़ जाता है। ठीक है, या आपस में, हाँ आपस में ही जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेम एंड लूप। आपको याद करिए हेयर एंड पिन लूप बताए थे। ठीक है, जो सिंगल स्टैंड होती है उसकी वो क्या करता है, कहीं कहीं डबल स्टैंडर्ड कर लेता है, कहीं छोड़ देता है, तो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जिस लूप को हमने क्या करते हैं, S1 न्यूक्लियस के द्वारा रिमूव कर देते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, S1 न्यूक्लियस एंजाइम माइनर एंजाइम है, तो क्या करता है, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आ गया। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए आया, लेकिन ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये ब्लंट एंड है। क्या है, ब्लंट एंड है। हमको क्या चाहिए, स्टिकी एंड चाहिए। तो स्टिकी एंड के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल ट्रांसफरेज के द्वारा पॉली ए या पॉली टी टेल जोड़ देंगे। 5' इंड या 3' इंड पे क्या करेंगे, दोनों तरफ पॉली ए या पॉली टी। अब ये क्या हो गया, अब स्टिकी एंड हो गया ना, सिंगल स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड के द्वारा कोई भी डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अगर मालूम हो गया हमको सीक्वेंस, तो उससे एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, जितना भी बड़ा रहे डीएनए उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो दे आर द मोस्ट यूजफुल इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बहुत से चीजें बन रही हैं। अब तो स्टेम सेल की बात हो रही है। हर ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई भी हमारे सेल ऑर्गन्स जो है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, वो किसी न किसी पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट हुआ है। अगर उस सेल का जीनोम मालूम हो जाए तो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर ऑर्गन हम लैब में बना लेंगे। सपोज दैट आपकी किडनी फेल हो गई और आपको किडनी दूसरी लगानी है, तो किडनी आप जैसी किडनी तो मिलेगी नहीं, तो रिलेटिव का लेते हैं। वो भी क्या करती है, बॉडी जो है उसको फॉरेन मान के किल कर देती है। तो ऐसे में अगर हमारे ही जीन के द्वारा, डीएनए के द्वारा अगर हमारी किडनी बना दी जाए, तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी पूरी तरह से। अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये चीज हो सकती है। जैसे आप जाते हो ना, कि कभी ये नहीं हो सकता है कि मारुति 800 का सामान हुंडई वर्ना में लग जाए, या हुंडई वर्ना का मारुति 800 में लग जाए। सबका अलग अलग पार्ट्स के साइज है कि नहीं।
तो उसी तरह से अगर लगाएंगे तो कुछ दिन काम करेगा और फिर जो है ज्यादा डैमेज कर देगा। तो वही हाल बॉडी का है, अगर बॉडी में कोई आर्गन खराब हो गया है तो किसी और का आर्गन लेके लगाएंगे तो कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन कुछ और भी नुकसान कर सकता है। तो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसके तमाम क्लोनिंग टेक्निक चल रही, काम हो रहा है। आने वाले समय में सबके आर्गन बनेंगे। ठीक है, किसी की आंख खराब हो गई, ला भैया आंख बना दो मेरा, दुकान पे जाएंगे अपना डीएनए देंगे, कहेगा सर 20 दिन बाद आइए आपकी आंख तैयार रहेगी, लगा देगा। किडनी खराब हो गई, 50 साल लग जाएंगे वही लगता है, 20-25 लंबा वक्त लगेगा इसमें। नहीं, लंबा वक्त तो लगेगा। इसमें के साथ क्या है, इस टेक्नोलॉजी के साथ कि बड़े से इसमें मानवता विरोधी गुण भी है। इससे आदमी मरेगा ही नहीं, और कई चीजें अगर मालूम हो जाए जो एजिंग को करता है जीन, तो क्या हो जाएगा, आदमी ऐसा कर देगा अमर हो जाएगा यार। तो फिर क्या होगा, बढ़ाता जाएगा, एज बढ़ाता जाएगा, एज बढ़ाता जाएगा। नहीं कुछ करेगा तो क्लोन बना लेगा। बहुत से लोगों ने क्लोन बना लिया अपना। और पुराने समय में होता ही था, कुछ लोग अमर हो जाते थे, वो मरते ही नहीं थे, अश्वत्थामा आज तक नहीं मरा। ये सब ये जान गए थे, वो राज ऋषि मुनि जानते थे और उनको मालूम था, उन्होंने चेंज कर दिया उसका जी। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये सबका हो गया होता तो क्या होता है, आज भी राम जी रहते, सब लोग रहते, हम लोग तो आ ही नहीं पाते यार। या रावण ही अमर हो जाता, कितना तीर चलाते राम जी, मरवे नहीं करता तो फिर क्या करता है, बाकी लोग को मार देता, अकेले राज करता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों पे बहुत, अगर जन्म अच्छा है तो मरण भी होना चाहिए, अमर ना हो तभी तो चलेगा समाज। ठीक है, एक ही जीवन लेकर उब जाएगा इंसान। हाँ, आदमी उब जाएगा, कोई उबेगा कहाँ यार, कुछ लोग हैं तो जाएंगे ही नहीं। नेताओं से कहो मरना चाहते हो, कहेंगे ना ना, ना कभी नहीं मरेंगे, हमको जीवन भर प्रधानमंत्री वो बना दो, हम बने रहेंगे। ठीक है, ये कोई उबने वाला नहीं है आदमी। यहाँ पे अभी तक कोरोना हुआ है तो आदमी देख रहे हो 2 दिन की छुट्टी, खुला नहीं, एकदम भीड़ मचाए हुए हैं। तो दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड। क्लियर? अब ये सब काम हो गया, हमारा यूजफुल डीएनए मिल गया। अब इस यूजफुल डीएनए को हम क्या करेंगे, वेहिकल डीएनए के साथ जोड़ेंगे। अटैचमेंट ऑफ द यूजफुल जीन और पैसेंजर डीएनए इनटू द वेहिकल डीएनए टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। दिस इज डन बाय द फॉलोइंग 3 मेथड। First is the restriction endonuclease method. Second is the extending tail method. Third is the use of the linker. चलिए फर्स्ट देखते हैं, by the restriction endonuclease method। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ हमारा पैसेंजर डीएनए है, एक तरफ हमारा वेहिकल डीएनए है, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से क्या कर दें, कट करते हैं। तो कट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक ही से कट किए हैं तो दोनों क्या बनाएंगे, एक ही तरह का एंड बनाएंगे, यानी एक ही तरह के स्टिकी एंड बनाएंगे, और दोनों क्या होंगे, एल्कलाइन फास्फेटेज के द्वारा जोड़ देंगे। क्योंकि जो वेहिकल डीएनए होता है ये जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट। किससे ऑब्टेन किया जाता है, प्रोकैरियोट से। ये सर्कुलर डीएनए होता है, इसका नेचर होता है कि जैसे आप सीधा किए कट करके, जहां छोड़े नहीं तो तुरंत क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा आपस में, रीसर्कुलराइज। हाँ, तो रीसर्कुलराइजेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कलाइन फास्फेटेज से इसको ट्रीट कर देते हैं। याद करिए, आपको माइनर एंजाइम में एल्कलाइन फास्फेटेज का रोल बताया था क्या करता है। तो ये एल्कलाइन फास्फेटेज से ट्रीट कर देंगे तो ये रीसर्कुलराइज नहीं होगा। तो पैसेंजर डीएनए के साथ लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देंगे। अब ये बन गया ना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द combination of the vehicle DNA and the passenger DNA. So this is take place by the restriction endonuclease method. अब इसके लिए शर्त क्या है
कि दोनों में एक ही जैसी रिस्ट्रिक्शन साइट हो, पैसेंजर में भी हो, व्हीकल में भी हो। ठीक है, एक से ज्यादा ना हो तो उसका मॉडिफिकेशन करें उसका। हाँ, एक से ज्यादा ना हो। अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, व्हीकल डीएनए को 2-3 जगह से तोड़ देगा वो, तो कहीं उल्टे जगह जुड़ सकता है। या पैसेंजर डीएनए में ही एक से दो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट हो तो क्या करेगा, इसको भी 2-3 टुकड़े में तोड़ देगा। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को केवल ये मालूम है इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे हमको काम करना है, और जहां भी पाएगा वहां से कट कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, जहाँ उसका पैटर्न मिलेगा कट कर देगा। पैटर्न मान लिया कट कर देगा वो। तो इसके लिए तो अब लाया गया एक्सटेंडिंग टेल मेथड। क्या लाया गया? एक्सटेंडिंग टेल मेथड। अब पैसेंजर डीएनए में भी नहीं है भाई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। बहुत अच्छा, नहीं है तो कट करेगा नहीं, तो क्या करें, उसको उसके जैसा बना लें। चलो व्हीकल डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया और ये बन गया स्टिकी एंड बन गया इसमें। ओके, अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस साइट है नहीं, इसलिए इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसको हम क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं। ऐड नहीं कर रहे हैं अभी, क्या कहिए, सिंगल स्टैंडर्ड बना दिए। ओके, अब वो भी रिसर्कुलाइजेशन वाला ये हो गया। अब इसमें हम पॉली ए टेल जोड़ देंगे, इसमें भी पॉली ए टेल जोड़ दिए, इसमें पॉली टी जोड़ देंगे, एक में ए जोड़ेंगे एक में टी जोड़ देंगे। अब ए का कंप्लीमेंट्री क्या है, टी है। मॉडिफिकेशन आप कट इन कर रहे हैं, कट कर दिए विथ हेल्प ऑफ द पॉली ए एंड पॉली टी टेल, टर्मिनल ट्रांसफरेज के द्वारा यहाँ जोड़ दिए। जोड़ने के बाद दोनों को क्या किया हमने, लाइगेज से ट्रीट कर दिया। अब देखिए ए से टी जुड़ गया, ए से टी जुड़ गया, जुड़ के अब यहाँ पे देखिए कुछ हिस्सा क्या रह गया, गैप रह गया सिंगल स्टैंडर्ड। भाई ये वाला हिस्सा इसका कंप्लीमेंट्री तो है नहीं, ये क्या रह जाएगा, जुड़ेगा नहीं, खाली रह गया। तो खाली रह गया, यहाँ पे क्या किया हमने, ट्रीट कर दिया डीएनए पॉलीमरेज से, जो गैप है वो क्या हो गया, फिल हो गया, फिलअप हो गया। ये भी एक अच्छा मेथड है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंडिंग टेल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, टेल को जोड़ देते हैं, यानी पॉली ए या पॉली टी टेल के जोड़ के क्या करते हैं, ब्लंट इसको कन्वर्ट करते हैं। ये मेथड बहुत अच्छा है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन साइट पैसेंजर डीएनए में भी हो, व्हीकल डीएनए में है तो काम चल जाएगा। ओके, तीसरा है दैट इज द बाय यूज ऑफ द लिंकर, बाय द यूज ऑफ द लिंकर। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है पैसेंजर डीएनए में, हम क्या करते हैं, पहले पैसेंजर डीएनए में कुछ ऐसा डीएनए जोड़ देते हैं, ऐसे लिंकर जोड़ देते हैं जिसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्शन साइट हो, दैट इज कॉल्ड एज द लिंकर। उसको क्या कहें, ये एक्स्ट्रा डीएनए को ले आके पहले क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और दोनों को T4 लाइगेज के द्वारा जोड़ के क्या कर दिए, बना दिया। अब ये पार्ट नहीं है यूजफुल डीएनए का, ये भी नहीं है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन साइट आ गया लिंकर के द्वारा, अब इन दोनों को क्या किए, एक ही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किए और फिर लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए। तो ये भी मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाय यूज ऑफ द लिंकर। क्लियर? तो इस तरह करते हैं। समझ में आ गई बात? सर समझ गए ना? लिंकर क्या है, पैसेंजर डीएनए में एक एक्स्ट्रा डीएनए जोड़ दिया अलग से हमने, जिसमें रिस्ट्रिक्शन साइट है। ओके, तब अब क्या होगा, दोनों को एक रिस्ट्रिक्शन साइट से हमने ट्रीट कर दिया, और दोनों को किया तो क्या हुआ, दोनों में वो बन गया, ठीक है, स्टिकी एंड बन गया, और दोनों क्या किया, लाइगेज के द्वारा हम जोड़ दिए। तो ये हमारा अब क्या बन गया भाई, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या करेंगे, जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग इन सुटेबल प्रोटोप्लास्ट। प्रोकैरियोट सेल्स में अलग टेक्निक है और यूकैरियोट में अलग है। तो पहले प्रोकैरियोट में देखें, प्रोकैरियोट में ट्रांसफर कैसे करें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी रिकॉम्बिनेंट जो बना हुआ है हमारा व्हीकल और ये मिलके, इसको ट्रांसफर कैसे करें, दैट इज टेक प्लेस बाय द टू मेथड। फर्स्ट इज द कॉल्ड एज द पैरासेक्सुअल मेथड ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। प्रोकैरियोट मतलब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है,
बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांडक्शन। ट्रांसडक्शन। अब एक थोड़ा सा बात बता देते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। याद है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेल वॉल को हम परमिएबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेल वॉल को, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। डिजॉल्व इन द कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल देते हैं तो उसका सेल वॉल क्या हो जाता है, मच मोर परमिएबल हो जाता है। और हो जाने से क्या हुआ, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस सोल्यूशन में डाल दिए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है, बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सीधे इन्वायरमेंट से कहाँ आ गया, सेल के अंदर आ गया। कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई दो सेल हैं, दो बैक्टीरियल सेल आपस में जुड़ के और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले ज्वाइनिंग में, और क्या करें, अपना डीएनए उसके डीएनए में ट्रांसफर कर दें, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। तो ये भी क्या कर सकते हैं, एक में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और दूसरे में नहीं है, तो उसको कॉन्जुगेशन करा दें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां से वहां ट्रांसफर हो गया, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। तीसरा स्टेप जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ट्रांसडक्शन। इसमें क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जाके वायरस में डाल देते हैं। वायरस को कहते हैं जाओ बैक्टीरिया को अटैक करो। तो बैक्टीरिया को जब अटैक करता है तो क्या करता है, अपना डीएनए बैक्टीरिया में पहुंचा दिया, बहुत आसानी से पहुंच, लाइसोजेनिक लाइटेजेनिक साइकिल से द्वारा वो पहुंच गया। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। अगर वायरस के द्वारा हो ट्रांसफर तो ट्रांसडक्शन, सेल टू सेल हो कॉन्जुगेशन, सेल टू इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट से सेल में जाए, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज है। चौथा है ट्रांसपोजिशन। कुछ जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन फिक्स नहीं होता है, दे आर द कॉल्ड द जंपिंग जीन। वो क्या कहते हैं, जंपिंग जीन। ये हमेशा उछल कूद मचाते रहते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जाते रहते हैं, अपना एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जाते रहते हैं, इनका नेचर ही होता है। तो उनके साथ जोड़ दें इसको, तो बिना हरे फिटकरी क्या करेंगे, पहुंचा देंगे, हमारा काम कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। मेज में डिस्कवर किया गया था ना, हाँ, मेज में किया गया था। प्रोकैरियोट्स में बहुत होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। जीन ट्रांसफर इन द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ यूकैरियोटिक सेल की बात करो, यहाँ तो और कठिन हो जाता है ट्रांसफर करना। इतना एक तो छोटा है और इजिली जाएगा ही नहीं, इसके लिए वेरियस टेक्निक है। एक तो है वायरल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ये भी वायरस के द्वारा जाता है। डीएनए मेडिटेटेड जीन ट्रांसफर, उसमें वो कैल्शियम फास्फेट में डाल देते हैं, डीए सोल्यूशन में डालते हैं, उसके थ्रू जो है परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, उससे चला जाता है। सोमैटिक फ्यूजन टेक्निक, दो सेल्स को क्या करें, आपस में फ्यूज कर दें, एक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां से ट्रांसफर कर गया। विथ हेल्प ऑफ द लिपोसोम, एक लिपिड मेम्ब्रेन की बनी हुई आर्टिफिशियल सेल है, सेल नहीं है, सेल ना कहिए, मेम्ब्रेन है, उसमें सोल्यूशन है, और उसमें क्या करें, जैसे साबुन के बुलबुले हैं, या सपोज दैट कोरोना वायरस है लिपिड की वाल लेयर वाला, उसके अंदर हमने क्या किया, लिपिड की वाल है और उसमें ये अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया, और उसको ले जाके सेल के साथ क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। तो उसकी प्रॉपर्टी वो क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, अब फ्यूज करके अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा। अब तो नई टेक्निक आ गई है, माइक्रो इंजेक्शन। एक बहुत सूक्ष्म निडिल है, जिसको अब सोचो सेल में सुई लग सकती है क्या, अपनी नस खोजने में तो इतना टाइम लगता है, तो सेल में सुई लगाने वाली बात है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, इतनी माइन्यूट होती है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सेल को पंचर करके सेल को इंजेक्ट कर देते हैं। थर्ड इज द मेटाफेज क्रोमोसोम्स मेथड। जो मेटाफेज स्टेज के क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या कर दें, इसको इंसर्ट कर दें, क्योंकि मेटाफेज क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करके आधा एक तरफ चला जाता है, एक तरफ चला जाता है, इस तरह भी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है जीन का। थर्ड वन इज कॉल्ड द माइक्रोसेल टेक्निक। ये भी एक तरह का छोटे सेल्स हैं, आर्टिफिशियल सेल्स हैं, जैसे लिपोसोम था उसी तरह एक सेल्स हैं, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं यूकैरियोटिक
सेल्स में। अगर इन सारी बातों को पढ़ोगे एक एक पे 2-2 3-3 पेज का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बस जानिए किससे करते हैं, आपके लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो आपको हमने बता भी दिया होता क्या है। दीज आर द वेरियस मेथड बाय द विच जीन ट्रांसफर इज टेक प्लेस इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अब आ गया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हमने आइडेंटिफिकेशन किया, सिलेक्शन किया, फिर आइसोलेशन किया, सिंथेसिस किया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद फिर हमने इसको ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद अब आ गए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, 2 प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। एक प्रोटोप्लास्ट होता है विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक होता है नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट। जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके डीएनए को हटा देते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट के उसका खुद का न्यूक्लियस को हटा के आपस में एक दूसरे को फ्यूज कराते हैं। क्या करते हैं, देखिए एक प्रोटोप्लास्ट है, एक प्रोटोप्लास्ट है विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक है नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट। दोनों को एक सॉल्यूशन में डाल दिया हमने, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा इन दोनों को फ्यूज कराया। अब देखिए ये कैसे बना। ये पील लिया, कोई पत्ती है, पत्ती के एंजाइम पेक्टिनेज से सेलुलोज के मिक्सचर के द्वारा हमने क्या किया, सारा जो है हटा दिया सेलुलोज वगैरह। अब ये क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट बन गया, प्लांट डेब्री। अब इसको हमने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से चला दिया, सारे के सारे सेल क्या हो गए, अलग हो गए जो प्रोटोप्लास्ट थे। अब इनको हमने क्या किया, ऑस्मोलिटिकम प्लाज्मोलिटिकम सॉल्यूशन में रख दिया। यही प्रोटोप्लास्ट है। एक प्रोटोप्लास्ट है विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक है नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट। अब दोनों को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ द पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पेग के द्वारा क्या करते हैं, दोनों को फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या हुए, अब इसमें केवल क्या रह गया, प्रोटोप्लास्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब इस डीएनए को मुरासिगी स्कूब मीडियम में क्या किए, केप्ट कर दिए। करने से क्या हुआ, ये एक तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसको बनाया था मुरासिगी स्कूब ने, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको क्या कहा गया, मुरासिगी एगार मीडियम। एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जो इसमें वो सारे न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से सेल क्या करता है, आर्टिफिशियली डिवाइड करने लगता है, ठीक है। अगर सेल को सारे न्यूट्रिशन मिले तो क्या करेगा, डिवाइड करने लगेगा। तो डिवाइड करके सेल क्या किया, 1 से 2 बना, 2 से 4, 5, 6 करके एक ग्रुप ऑफ सेल बना लिया, दैट इज कॉल्ड द कैलस आर द ट्यूमर। कैलस क्यों शब्द यूज किया, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है कि जाइलम है, फ्लोएम है, फलाने है। केवल क्या है, एक मास ऑफ सेल्स है, मास ऑफ सेल है, अनडिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ह्यूमन बीइंग तरह उसमें आंख आ गई, हाथ आ गए, पैर आ गए, या प्लांट की तरह लीफ आ गया, रूट आ गया। केवल क्या है, एक मांस का लोथड़ा है, जस्ट लाइक दैट मास ऑफ सेल्स, ठीक है। ये टेक्निक है, बहुत पहले महाभारत में आपके जिक्र है। महाभारत में जो दुर्योधन के 100 भाइयों का जन्म हुआ था, वो क्या था, घड़े में हुआ था। जो आप लोग कभी महाभारत देखे होंगे, तो जो जन्म दिया था उसने मांस का लोथड़ा था, जस्ट लाइक दैट कैलस, ट्यूमर था, उसमें कोई हाथ पैर कुछ नहीं था, केवल क्या था, वो मांस का टुकड़ा। उसको उन्होंने क्या किया, ऋषि में कहा कि जो वरदान है, उन्होंने 100 टुकड़े किए उसके, और 100 को क्या किया, घड़े यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, और सबसे क्या हो गए, चेंज हो गए, नहीं वही है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही है हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या करें इसको, घड़े में कुछ रखे होंगे ना न्यूट्रिएंट मीडियम, तो उस समय के साइंटिस्ट थे वो ऋषि महात्मा, उनको सब मालूम था कौन सा मीडियम। आज नहीं मालूम है, आज हमें नहीं मालूम है, अभी वहां नहीं पहुंचे। तो महाभारत इसीलिए हुआ ही था कि सारी जो विद्याएं, सब ताकत सब नष्ट हो जाए, तो उस कल्चर मीडियम में ग्रो कर गए। तो उसी तरह कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है।
दैट इज कॉल्ड एज द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इस अनडिफरेंशिएटेड मास से हम क्या करें, नए प्लांट कैसे बनाएं। इन्हीं मास से क्या करते हैं, हम सेल्स को कट करते हैं और उनको बहुत सारे प्लांटलेट बना लेते हैं। अब बनाने के बाद क्या करते हैं, दो तरह के मीडियम, पहले हम क्या करते हैं, मीडियम में एक बार काइनेटिन रिच मीडियम में डालते हैं, यानी साइटोकाइनिन जिसमें अधिक हो, ऑक्सिन हो साइटोकाइनिन दोनों हो, लेकिन ऑक्सिन क्या हो का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, स्टेम बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द कैलोजेनेसिस, कैलोजेनेसिस यानी स्टेम का फॉर्मेशन होगा। और जब ऑक्सिन ज्यादा होगा तो रूट को प्रमोट करता है, तो रूट का फॉर्मेशन हो गया। देखिए दैट इज कॉल्ड एज द राइजोजेनेसिस। कैलोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम, राइजोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द रूट। ये बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब रूट बन गया, स्टेम बन गया, तो क्या हो गया, हमारा पूरा प्लांट प्राप्त हो गया। अब लास्ट स्टेप आता है, अब हम देखेंगे कि जो प्लांट डेवलप हुआ वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसके लिए किया था, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला था वो सक्सेस हुआ कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिनोलाइट टाइप के लिए देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हो गया तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, हमारा सक्सेस हो गया, नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट असफल। तो दिस इज द ऑल स्टेप ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी के माध्यम से हम चाहे बैक्टीरिया हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब में यही स्टेप फॉलो करते हैं और इसी तरह जाके फिर हम क्या करते हैं, डिजायर प्लांट प्राप्त करते हैं। अगर बैक्टीरिया में करते तो बैक्टीरिया ऑब्टेन कर लेते, उसमें कल्चर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो हम क्योंकि प्लांट पढ़ा रहे हैं तो प्लांट कल्चर दिखाया आपको, प्लांट बना के दिखाया। ठीक है, और स्लाइड्स हैं हमारे पास, देखिए इसमें भी वही बात कर रहा है, 7 स्टेप की, नाम बदल गए लेकिन है स्टेप वही, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, लाइगेशन। ठीक है, कैसे करते हैं ऑलरेडी डिटेल में बात हो चुकी है। देखिए जो सेल को बताया पेक्टिनेज के द्वारा ब्रेक कर दिए, सेल वॉल रिमूव कर दिए, फिर अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन मशीन से अलग कर दिए और इस तरह से हम डीएनए को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। ये देखिए ये लाइगेशन ऑफ द एक मशीन है, इसके द्वारा हम कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिक वेक्टर को भी किए और इसको भी डीएनए कट किए, यूजफुल डीएनए को, दोनों को क्या किया, लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इनको रन कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि डीएनए क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा किधर किधर जाता है, सॉरी निगेटिव होता है हमेशा कैटायन की तरफ, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और बाकी उल्टी दिशा में चलेंगे। तो इस तरह से सेपरेट हो जाता है डीएनए। इसी में हम एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं, एक से कई बना लेते हैं विथ यूज ऑफ द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तो टॉपिक हमारा अलग है, थोड़ा हम पढ़ा थे ना, इसको हम बताएंगे आप लोगों को पूरा डिटेल में क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, कभी काल हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो कोई प्रोडक्शन करने के लिए हमने किया है, बैक्टीरिया वैक्टीरिया को से जो है कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं कल्चर के द्वारा, तो वहां जहां बनते हैं लार्ज स्केल में, दैट इज कॉल्ड द बायो रिएक्टर। उनको क्या कहते हैं, बायो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी में क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, उसी तरह बायो रिएक्टर्स में क्या बनते हैं, ये प्रोडक्ट बनते हैं बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनकी भी बात एक शॉर्ट नोट्स में करेंगे। ठीक है, ये एनिमल्स की बात कहा है, ये तो कुछ विशेष नहीं है। तो हमारे ख्याल से इस तरह से हम लोग सारी बातें कर चुके प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब हमारे पास केवल एक टॉपिक इसमें बचा है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या इनका एप्लीकेशन है, इससे बहुत से प्रश्न जो आएंगे, शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे, आपको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज के बारे में बहुत सी बातें बताएं, आपको हर चीज, हर एंजाइम के रोल्स के बारे में बताएं। ये सारा आप एक समूह में पढ़िए, पूरा क्या करिए, पहले पूरा स्टेप वाइज एक एक को फॉलो कर लीजिए।
अगर आपको यहाँ इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जब बहुत अच्छी किताब पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें वहां समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक शुरुआती मंत्र है, इसको पहले समझ लीजिए क्या क्या होता है।